शादी की उम्र का मसला रखा। दूसरी बात ये रखी कि जेंडर जस्टिस का इशू रखा। कोई भी ऐसा कानून जो कानून शरीयत से टकराता हो या मुसादिम हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। कुछ लोग जो है वो इस तरह के माहौल को ख़राब करके, इस तरह के सांप्रदायिक साजिश के ज़रिए समावेशी सुधार पर जो है वो हमला करना चाहते हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भूत एक बार फिर से जाग चुका है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ पड़ गया? क्या 2024 में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एंटी यूसीसी लॉबी एक्टिव हो गई है? दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने लॉ कमीशन से मुलाकात की है। इस बैठक में पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्ति कमीशन के सामने रखी। पर्सनल लॉ बोर्ड ना तो शादी की उम्र बदलने पर तैयार है, यानी शादी की उम्र सभी के लिए एक जैसी हो, इस पर तैयार नहीं है, और ना ही महिलाओं को दौलत में बराबरी का अधिकार मिल जाए पुरुषों के बराबर, इसके लिए तैयार है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आपत्ति में शरीयत कानून का हवाला दिया। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि शरिया कानून में रत्ती भर भी बदलाव उन्हें मंजूर नहीं है। सुनिए। शादी की उम्र का मसला रखा। दूसरी बात ये रखी कि जेंडर जस्टिस का इशू रखा। तीसरी बात ये रखी कि मुता मैरिज और हलाला के सिलसिले में आपका क्या अप्रोच है, क्या ख्याल है। तो इसमें तफसील से वजाहत की गई और इस्लामी नुक्ता नज़र पर वाज़ेह किया गया। मौलाना ने ये कहा कि शादी की एज कोई इस्लाम ने प्रिस्क्राइब नहीं की है। लड़का और लड़की जब शादी के तकाजे यानी उसके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए तैयार हो जाएं तो वो शादी हो सकती है। तीसरी बात ये आई कि ये जो जेंडर जस्टिस की बात है, इसके बजाय इस्लाम जो है वो बुनियादी तौर पे इंसाफ की बात करता है। वो जेंडर मसावात की नहीं बल्कि इंसाफ की बात करता है। इस्लाम में औरत पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है घर चलाने का, पूरी जिम्मेदारी मर्द पर है। यानी घर चलाने की जिम्मेदारी मर्द पर है। औरत की किफालत, बच्चों की परवरिश और अपने माँ की परवरिश, पूरी जिम्मेदारी मर्द पर आती है। औरत अगर कमा भी रही हो या उसका अपना बिजनेस भी हो तो उसे घर में खर्च करने की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं है। वो अपने माल की खुद मालिक होती है। जहां तक इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून की बुनियाद कुरान सुन्नत पर है। ये बात दूसरे कवानीन के बारे में नहीं है, पर्सनल लॉ के बारे में नहीं है। दूसरा कोई भी पर्सनल लॉ जो है हिंदुस्तान के अंदर वो अपने यहाँ तब्दीली कर सकता है, लेकिन मुसलमान जो है अपने पर्सनल लॉ के अंदर तब्दीली करने के मजाज नहीं है। तफसील से उनके सामने बात रखी गई और ये कहा कि हमारे लिए कोई भी ऐसा कानून जो कानून शरीयत से टकराता हो या मुसादिम हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के बाद बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि समावेशी विकास को रोकने के लिए सांप्रदायिक साजिश कर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। सुनिए। सुधार पर सांप्रदायिक वार करने वालों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो समान नागरिक कानून है, संहिता है, वो किसी भी धर्म के धार्मिक आस्था या कर्तव्यों पर किसी भी तरह का जो है वो कुठाराघात नहीं है, हमला नहीं है, रोक नहीं है। जिसको नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़े, जिसको पूजा करना है पूजा करे, जिसे चर्च जाना है चर्च जाए, जिसे अरदास करना है करे। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस तरह के माहौल को ख़राब करके, इस तरह के सांप्रदायिक साजिश के ज़रिए समावेशी सुधार पर जो है वो हमला करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो कॉमन सिविल कोड पर एक इस अमृत काल में जो राष्ट्रीय मंथन हो रहा है उसमें अमृत जरूर निकलेगा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि यूसीसी का भूत फिर से जाग गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अड़ा क्यों है? सवाल यह भी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूसीसी से क्या सचमुच में नफरत है या पीछे बात कुछ और है? सवाल यह भी कि जेंडर जस्टिस, महिला अधिकार, इस पर क्या जो बयान आए हैं, इस पर क्या ये इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रहार माना जाए? सवाल यह भी जिसकी चर्चा हो रही है कि 24 में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, क्या यही असली मकसद है और इसीलिए एंटी यूसीसी लॉबी एक्टिव हो गई है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शबनम खान और नाजिया इलाही खान स्टूडियो में मौजूद है। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद है बाहर से, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़े हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के।
हाजिक खान जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर और मुमताज आलम रिजवी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हजारी साहब, चूंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, मैं आपसे शुरू करता हूं सर। बहुत सारी बातें हैं, शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, बेटा बेटी को एक समान अधिकार नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए वो लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सवाल आपसे पहला यह है कि शादी की तय उम्र से क्या दिक्कत है और क्या यह एंटी इस्लामिक है? अगर हां तो कैसे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय सौंप दी है देश को, अपनी राय दे दी है। अब इसमें आपका ड्राफ्ट कब आ रहा है, कब आप ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, कब आप बाज़ाहिर कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज लेकर के आ रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो नहीं बदल सकता। कुरान ने जो कहा है वो नहीं बदल सकता, जो अहादीस में है वो नहीं बदल सकता। हमारे यहाँ जो शादी की उम्र है, तो शादी की उम्र के ताल्लुक से कोई ये नहीं है कि इतने साल की होगी तो शादी हो जाएगी। लड़का लड़की जब बालिग हो जाते हैं, मैं समझ गया अजारी साहब, मैं आपको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, मैं समझ गया। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है वो बाइट भी हमने सुनवा दी और स्क्रीन पर बाकायदा लिखकर ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं कि शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, इस्लाम में शादी की उम्र निर्धारित नहीं है, युवा होते ही शादी हो जाएगी, ये सारी बातें कही गई हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि अगर शादी की तय उम्र, अरे रुक जाइए सर, सवाल सुन लीजिए। मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि शादी की तय उम्र क्या इस्लाम के खिलाफ है? अगर हां तो कैसे? देखिए, अगर बालिग होने से ज्यादा उम्र हो रही है तो यकीनन इस्लाम के खिलाफ है। कुरान में कहां पर लिखा हुआ है ये बता दीजिए ना, सूरत नंबर बता दीजिए, सूरह नंबर। बहुत पहले मैं बता चुका हूं आपको। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है। मैंने भी तो 30 पारा पढ़ा है ना, शरिया भी पढ़ा है, जिन्ना वाला 1937 का वो भी पढ़ा है। तो जरा सूरह नंबर बता दीजिए कि पीरियड्स के बाद लड़कियों की शादी कर देनी बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो वो आवारा हो जाएंगी। जरा बता दीजिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बताइए ना, कुरान में कहां पर है 30 पारे में? मैंने बामाई ने पढ़ा है 30 पारा और जिन्ना वाला 1937 का शरिया भी पढ़ा है। राकेश जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले आपको बता चुका हूं मैं बहुत पहले, क्योंकि मैं नहीं, जो बात नाजिया ने, मैं आपको आजारी साहब जो नाजिया ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए एक बार फिर से। जिस तरह से आप इन बागी चेहरों को बुला करके, बागी नहीं कहेंगे आप बागी नहीं कहेंगे तो फिर आप हिंदुस्तान से बागी हैं, फिर आप संविधान से बागी हैं, फिर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, आपको जिन्ना का शरिया लॉ पसंद है, आप संविधान से बागी हैं, आप हिंदुस्तान में रह करके आप संविधान नहीं मानेंगे, आप राष्ट्र की इज्जत नहीं करेंगे। आप मेरे को हर बार आप मुझे बागी क्यों बोलते हैं? अपनी जुबान पे काबू नहीं रख पाते हैं? देखा नहीं जाता है मुसलमान पढ़ी लिखी लड़की बोल रही है, ये बर्दाश्त नहीं होता है क्या? चाल चल रहे हैं ये क्या चाल चल रही हूँ मैं? क्या बोलिए ना, क्या चाल चल रही हूँ बताइए ना। अरे बताइए ना, क्या बागी क्यों बोला? बागी क्यों बोला? संविधान ना मानू, संविधान ना मानू, हिंदुस्तान में रह करके संविधान नहीं मानू मैं, खिलाफ बोलना है, इस धरती को मैं इज्जत नहीं दूं, सम्मान नहीं दूं, क्या करूं? अरे सुनिए, मैं आ रहा हूं बीच में। अरे आजारी साहब सुनिए, आजारी साहब एक मिनट रुक जाइए। आजारी साहब सुनिए ना सर, सुनिए। अरे सुनिए, मैं जानबूझकर थोड़ी देर से शांत था। आजारी साहब सुनिए, थोड़ा महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो जरा सीखिए। सुनिए सर, देखा है हमने सम्मान आप कितना करते हैं। बागी क्यों बोला तुमने? बताओ, नहीं बताए ना आप। अच्छा, क्या देखा है? एक मिनट रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए। क्या देखा है भाई, क्या देखा है? अरे हमने देखा आप कितना सम्मान आप करते लड़कियों का। अच्छा आपने देखा है कि मैं सम्मान नहीं करता हूँ? मान भी तनेजा को देखा है, आप ही लोगों के चैनलों पर देखा है, आप किस तरह से रागी जी उसको डांट रहे थे, देखा है हमने। अरे आपने कहा है कि आपने देखा है कि हम कैसे सम्मान करते हैं, मतलब कुछ भी बोलेंगे। शबनम, धर्म को बदनाम करने की बात करेगा, बागी आप लोग हो, महिलाओं को बागी बोलते हो, शर्म नहीं आती है आपको? दाढ़ी टोपी लगा के बैठ गए इस्लाम के ठेकेदार बन के, हो कौन आप इस्लाम के ठेकेदार? नहीं, आपने चूंकि महिलाओं को लेकर बोला है। रुकिए अंबर जैसी मुस्लिम महिलाएं जो मौलानाओं के खिलाफ बोले वो बागी है क्या? बागी है क्या? अगर अपने अधिकारों की बात करें तो
बागी कहेंगे उन्हें हजारी साहब? देखिए राकेश, आपने बोला हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। रुक जाइए हजारी भाई रुक जाइए, साथ हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो ये कोई धार्मिक मामला नहीं है और ना ही एक धार्मिक मुद्दा है। ये मुद्दा जुड़ा है जेंडर जस्टिस से, महिलाओं को इंसाफ से। हम भारत की बात करते हैं, भारत के संवैधानिक अधिकारों की बात की जाती है और जितने भी लोग आज लॉ कमीशन के पास अपनी राय लेकर पहुंचे हैं और ये कहते हैं और ये जिद दिखाते हैं कि अगर इस तरह का कोई कानून लागू किया गया, कोई बदलाव किया गया तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है। और वही अधिकार जो आर्टिकल 14 उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों के बराबरी के अधिकार पाते हैं, तो वो अधिकार मुझे भी मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन आज तक असल माने में भारत की मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले हैं। क्यों? अगर आप शरीयत एक्ट की बात करते तो 1937 से पहले कौन सा शरीयत एक्ट और कौन से शरीयत कानून माने जाते थे? उससे पहले तो सब एक ही जैसे कानून फॉलो करते थे। और जब बात आती है, एक सवाल मेरा मौलाना साहब से कि जरा आप ये बता दें कि आखिर शरीयत क्या है? शरीयत क्या ऐसी चीज है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? शरीयत वो कानून है जो कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान की जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से कानून बनाया जाता है ताकि लोगों में, महिला पुरुष में इंसाफ किया जा सके। अगर समाज में कहीं पे भी इंसाफ हो रहा है या हम समाज की तरक्की की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है सामाजिक न्याय से। आज हम चांद पर हमारा देश पहुंचा है लेकिन मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले। ये देखिए विडंबना इस देश की। और जब महिलाएं अपने अधिकार की बात करती है तो आप उनको कहते हैं कि आप बागी हैं, आप अपने अधिकारों की बात नहीं करते। आपको किसने अधिकार दिया कि आप लॉ कमीशन के पास पहुंचेंगे राय लेकर और ये कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे? भाई आपका लेना देना नहीं है। नहीं बिल्कुल बाजी बात है और मांग ये की जा रही है हाजी खान जी। एक बात और राकेश मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब कानून बनता है तो वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बनता है। इस देश के हर एक वर्ग और समाज में वो समानता लाने के लिए बना है। तो आप अपनी राय देना चाहते हैं तो शराफत से राय दीजिए, धमकाना और गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिए। नहीं ये बिल्कुल अलाउड भी नहीं है अंबर, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और मेरे शो में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी। रुक जाइए, दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। अजहरी भाई अरे रुक जाइए, मैं अभी दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, आप ही के पक्ष के हैं, आप ही की ओर से बातें रखेंगे। हाजी खान जी, कई सारे इस्लामिक मुल्क है जहां पर शादी की उम्र तय है, तो क्या वो एंटी इस्लामिक हो गए? और मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि शादी की उम्र तय हो जाती है तो क्या ये एंटी इस्लामिक है? लेकिन हजारी साहब को मेरा ये सवाल पसंद नहीं आया। जेंडर जस्टिस को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है इसको छोड़ दीजिए, हम अलग से न्याय इंसाफ की बात करते हैं, तो जेंडर जस्टिस की भी बात क्यों नहीं? क्यों इस पर बिदक जाते हैं लोग? देखिए राकेश जी, सबसे पहले कि अभी 15 अगस्त गुजरा है और चंद्रयान पे हमारे मुल्क की सफलता हुई है, तो मैं अपने देशवासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूं। ये कहता हूं कि करता है आकाश से बातें भारत देश विशाल, करता है आकाश से बातें भारत देश विशाल, अपने सपनों को देखें साकार जवाहरलाल, फक्र से आज तिरंगा झंडा जनता से ये कहता है तुमको मुबारक आज़ादी की हो ये 76वीं साल। राकेश भाई, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, इसको तरक्की ही की तरफ जाने दिया जाए। रही बात यूसीसी की, यूसीसी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में यूसीसी के मामले को पेश किया। उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2021 में। सर मैं आपको थोड़ा समय कम होता है तो सीधे सवाल पर आना चाहिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया अंबर, चंद्रयान पे पूरी अंबर आपका सवाल नोटिस हो गया, अंबर आपका सवाल नोटिस हो गया। जेंडर जस्टिस नहीं चाहिए, शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, बेटे बेटी को बराबर अधिकार नहीं चाहिए, मांग करेंगे ऐसे कानून की जो शरीयत के अनुसार हो। ये तिरंगे की रोशनी में ये बातें हो रही हैं। देखिए राकेश जी, हमारे देश के संविधान ने, इस मुल्क में जब संविधान बना उसमें उन्होंने सारे 8 मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मजहब के एतबार से मैं रोकूंगा सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपके जवाब लाइन पर नहीं रहेंगे। शादी की तय उम्र क्या एंटी इस्लामिक है? हाँ या ना? कोई नहीं एंटी इस्लामिक नहीं है ना, इसमें होनी चाहिए ना सबके लिए। इस्लाम ने इजाजत दी है कि बलोगत के बाद अगर कोई 18 के बाद करना चाहता है, 20 के बाद करना नहीं, अगर उस पर कोई अगर सरकार एक कानून बना दे किसी भी धर्म में शादी की तय 18 हो गई, 21 हो गई, हमारे 18 साल की हमारे मुल्क में है, उससे ज्यादा हो रही सारी मुसलमान लड़कियों की, अब कोई भी उससे कम भी हो रही है।
उससे कम भी हो रही है। 27% हिंदुओं में हो रही है, मुसलमानों में 2-3% कहीं भी हम जो कह रहे हैं कि 2-3% हो रही है मुसलमानों में, 27% आदिवासी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो रही है, हिंदू कर रहे हैं। अब उसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कानून बनाना सरकार का काम है और कानून का इम्प्लीमेंट कराना भी सरकार का काम है। रही बात जनरल जस्टिस की, तो मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ राकेश भाई, आपके माध्यम से, आपके चैलेंज से, कि दुनिया जब से बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, जितने संविधान बनाने, जितने कानून बनाने वाले आएंगे, इस्लाम ने सूरह निसा में जो औरत को हिस्सेदारी दी है कि बाप की प्रॉपर्टी, सुनिए शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी की हिस्सेदारी, भाई की प्रॉपर्टी में बहन की हिस्सेदारी, बेटे की प्रॉपर्टी में माँ बहन की हिस्सेदारी, ये आप ठेकेदार किस मजहब ने दिया? आप बताओ किसने दिया? 1948 में हिंदू अंबर में आता हूँ 1400 साल से चला कानून और इस्लाम में दखलबंदी करेगा। मैं एक बात और कह दूं आपके माध्यम से, इस्लाम में तो मॉडिफाई हुआ है, डायरेक्ट तो कुरान नहीं आया ना, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल तक कुरान आया है, तो इससे क्या मतलब? तो मॉडिफाई होने दीजिए ना, वो सब कर दिए। अब चलेगा कानून, न तौरात चलेगी, न इंजील चलेगी, न कुरान चलेगा, न कुछ नहीं चलेगा। अब चलेगा कुरान का कानून क़यामत तक। अल दीनो अकमल तो लकुम दीनकुम, अल दीनो अकमल तो लकुम दीनकुम। आज कीमत कानून। अच्छा, एक मिनट शांत होइए, शांत। शबनम कुछ कह रही है, फिर अमर में आता हूं। कभी कोई काम नहीं किया, और ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी महिलाओं की फलाह बहबूदी के लिए उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया। ठीक, शबनम। प्रोफेट मोहम्मद क्या कहकर गए थे? प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए कि समय के हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, समय के हिसाब से अपनी चीजों को आगे बढ़ाइएगा। नहीं कर रही हैं आप यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? जो कहा मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपनी हदीस, इस पर कायम रहोगे तो क़यामत तक इसी पर चलोगे, और इसके अलावा चलोगे इसमें किसी भी आलिम की हिम्मत नहीं है, किसी भी बड़े मुफ्ती की, पर्सनल की हिम्मत नहीं है, और दुनिया के सारे मुसलमानों की हिम्मत नहीं है, दुनिया के सारे मौलाना की हिम्मत नहीं है। उसमें चेंज कर दे खुद। चुप कराइए। जिन औरतों के लिए ये कह रहे हैं ना राकेश भाई कि बड़ा उनको है ना सम्मान दिया गया है, इतना उनके लिए लिखा गया है, सारी मुसलमान औरतें सड़कों पे रोती घूम रही हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? आपने नहीं देखा? काम करते हैं हम उनके लिए, काम करते हैं हम उनके लिए। हजारों मुसलमान औरतें बुर्का ओढ़ के बाहर घूम रही हैं सड़कों पे, एक औरत को इंसाफ तक नहीं देते आप लोग, मुल्ला बने फिरते हैं। मुमताज आलम रिजवी, अरे रुक जाइए हाजी खान जी रुक जाइए। अरे रुकिए भाई प्लीज, सब क्या बात कर रहे हैं? शबनम शांत हो जाइए, शबनम शांत हो जाइए, शबनम शांत हो जाइए। मुमताज आलम रिजवी, आजारी साहब रुक जाइए, अभी मुमताज आलम रिजवी अभी तक वेट कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी, अरे रुक जाइए ना, ताकत मत देखिए भाई। क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्यों मेरे लिए लिखेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? शबनम शांत होइए प्लीज, हाजी खान शांत होइए, शबनम शांत होइए प्लीज, शबनम शांत होइए। हाजी खान मैं चेतावनी दे रहा हूँ, हाजी खान प्लीज रुक जाइए ना भाई, रुक जाइए। शबनम शांत हो जाइए प्लीज, ये चेतावनी है सबके लिए, शांत हो जाइए। शो में एक डिसिप्लिन के साथ। मुमताज आलम रिजवी, एक देश एक कानून, इसको एंटी इस्लामिक होने की बात कहां से आ जा रही है? और ये आप मांग करेंगे कि कानून ऐसा बने जो कानून शरीयत के हिसाब से हो, मतलब देश कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीयत के हिसाब से चलेगा। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले तो जहां ये बहस हो रही है, मैं बताऊं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। अब जिसको जो दीन में है, जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना हो ना माने, अपने तौर पे जिंदगी गुजारे। अल्लाह मियाँ कोई लाठी लिए थोड़ी खड़े हुए कि पीटेंगे, नहीं कोई नहीं कर। आपको आज तक किसी ने कहा कि नकाब ओढ़ के चढ़िए? आप फिर बोलने नहीं दे रहे, बोले बीच में चप्पल मत लिया करो। धार्मिक नफरत और धार्मिक उन्माद इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी मुमताज आलम रिजवी ने बात की शुरुआत की है, बिल्कुल अलग मुद्दा है। महिलाएं जो आज अपने इंसाफ की बात कर रही हैं,
यहीं पे रोकिए। अंबर कुछ आपको क्रॉस चेक कर रही है, अंबर कुछ कह रही है कि आप गलत रुक जाइए, रुक जाइए, मैं कुछ बोला ही नहीं। अरे तो रुक, अच्छा 1 मिनट अंबर रुकिए, अरे रुकिए अंबर प्लीज, सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ मुमताज आलम रिजवी 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड, कोई नहीं बीच में बोलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस्लाम में किसी किस्म का जबर नहीं है तो जिसको जो फॉलो करना है करे, लेकिन जब दीन की बात पूछी जाएगी, जब शरीयत की बात पूछी जाएगी, जब मशवरा लिया जाएगा तो वही बताया जाएगा जो शरीयत में है, उसके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। जहां तक हिस्सेदारी की बात है, ये तमाम जो खवातीन यहाँ हंगामा कर रही हैं, आप बताइए हुकूमत से क्यों नहीं कहती कि 50% दीजिए? एक मिनट, 50% औरतों को हिस्सेदारी हुकूमत क्यों नहीं दे रही नौकरी में? 50% हिस्सेदारी अरे पहले अपने धर्म में हिस्सेदारी बराबर दे दीजिए, क्यों नहीं दे रही? उसकी वकालत कर लीजिए, उसकी वकालत कर लीजिए मुमताज आलम रिजवी। अरे मुमताज आलम रिजवी कब दीजिएगा? भाई जो चीज दे सकती हो तो मान ली, भाई शरीयत क्या? आप 50% मांगिए ना, कहिए पार्लियामेंट में हमें 50% चाहिए, सरकारी नौकरी में हमें 50% चाहिए, प्राइवेट कंपनी में हमें 50% चाहिए। अच्छा एक मिनट, नाजिया एक चीज बताइए, अरे रुकिए मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी प्लीज, अरे प्लीज शांत होइए, प्लीज शांत होइए, समझा? इस स्टूडियो में मौजूद है ना, अरे शांति तो इस स्टूडियो में मौजूद है, उनको नहीं, मैं सबको शांत करा रहा हूँ, सबको शांत करा रहा हूँ। नाजिया एक सवाल बतौर वकील बताइए। शबनम प्लीज शांत होइए, शबनम जी प्लीज, ऐसे नहीं होता, प्लीज ऐसे नहीं होता है, शबनम ऐसे नहीं होता है, शबनम नहीं है। नाजिया एक वकील के तौर पर बताइए, शादी की तय उम्र नहीं होती है, इससे कानून की किन किन धाराओं या कौन कौन से कानूनों का उल्लंघन होता है अगर शादी की एक तय उम्र नहीं है या 18 साल से पहले शादी होती है तो? देखिए, कभी भी जब लड़की जब तक अडल्ट नहीं होती है, मैच्योर नहीं होती है, 18 साल से कम उम्र में जब शादी होती है तो कंसेंशुअल सेक्स कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एडुकेशन की बात आज तक हमारे इस्लाम के ठेकेदारों ने कभी नहीं किया है। कभी भी जुमा की खुतबा में हम नहीं सुनते हैं कि कोई इमाम, मौलवी, मुल्ला, मुअज्जिन पे बोलने दीजिए ना, क्यों बोलने दीजिए ना, कभी खुतबा कर दिया है, कभी खुतबा दिया है, कभी खुतबा दिया है, महिलाओं को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, कभी खुतबा दिया है कि जायज मत लो, जायज लेना लानत है, मलामत है, नदामत है, कभी कहा? कहते ऐसे लोग इंसान नहीं है, शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो। लोग जामा मस्जिद में बैठ क्या करा जाए? आवाम अरे एक मिनट, स्टूडियो की आवाज ऑन करिए, अंबर कुछ बोलना चाह रही है, सिर्फ अंबर की आवाज ऑन करिएगा। अंबर बोलिए। राकेश, जो आपने सवाल नाजिया जी से किया था उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने एकदम लड़ाई करना शुरू कर दी तो उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पे आपने सवाल किया कि अगर अंडर एज किसी भी बच्ची की शादी होती है तो कौन कौन सी धाराओं का उल्लंघन होता है। सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट का वायलेशन होता है, जिसमें हम सब जानते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई भी जबरन रिश्ते बनाता है या इस तरह का कोई भी शादी जैसा रिश्ता बनाता है, क्योंकि अगर उनकी कंसेंशुअल एज ही नहीं है और उनके साथ इस तरह के रिश्ते कायम होते हैं तो वो उस एक्ट का वायलेशन होता है, नंबर 1। दूसरी बात, करीब वो लड़कियां बैठी हुई थी, मैं जनता रुक जाइए, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हाजी खान, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर अमल कुछ बता रही है तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? सिर्फ अमर की आवाज होने रहा है, स्टूडियो की आवाज, मेरी की आवाज डाउन करिएगा, सिर्फ अमर की आवाज होने रहा है। जाना नहीं चाहती थी और कोर्ट ने कहा कि आपका पति है और ये उस महिला को, उस बच्ची को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको उसके साथ जाना है। तो हमारे देश में इस तरह के केसेस भी होते हैं। दूसरी तरफ केरला हाई कोर्ट ने उस सिमिलर केस था, वहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर पॉस्को एक्ट यहां पर प्रिवेल करेगा, यहां पर शरीयत एक्ट नहीं लगेगा। तो क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, एक कोर्ट में ये एक निर्णय मिलता है कि यहां पर
पॉस्को एक्ट प्रिवेल करेगा, एक तरफ वो शरीयत एक्ट को लागू कर देते हैं। तो अरे आपने कहा शरीयत एक्ट के खिलाफ वो बोली, आप बोली पॉस्को के बारे में कि उन लड़कियों के साथ शोषण कर रहा था, एक आदमी शोषण कर रहा था लड़कियों का, आप बोली जाके जंतर मंतर में कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप यहाँ भाषण दे रही हो टीवी पर। मुमताज आलम रिजवी, एक मिनट रुक जाइए। अंबर शांत होइए, अंबर शांत होइए। मुमताज आलम रिजवी, एक सवाल है आपसे। इनको कोई लेना देना अंबर शांत होइए। अंबर प्लीज अंबर प्लीज तो लेकर आइए। आप यहाँ पर आप सीधे बैठ के कहेंगे अंबर जो मेरा सवाल था उसका आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, इस्लाम के खिलाफ, ठीक है, लेकिन उससे हाजी खान को दिक्कत भी हुई। रुक जाइए, अरे दिक्कत कार्रवाई होने, मुमताज आलम, अरे रुक जाइए, कार्रवाई अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए हाजी खान प्लीज, हाजी खान प्लीज शांत होइए। अरे एक मिनट शांत होइए। मुमताज आलम रिजवी, सिर्फ अनपढ़ इस देश में बुर्का वाली पीएम की बात होती है, आप सहमत हैं इससे? नहीं, हमने कहा हिजाब में रहें, हमने कब कहा? नहीं, मैंने वो पीएम बन जाए इस बात से सहमत है? सहमत है ना? नहीं, कौन पीएम बोलने वाले? अरे ऐसी बातें उठी हैं इस देश में, बुर्का वाली पीएम बने, सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं, अरे सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आवाम चुन करके किसी ऐसी खातून को भेजता है तो बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। लेकिन शबनम खान बुर्का वाली पीएम बन जाए लेकिन प्रॉपर्टी में हक नहीं देंगे भाई। नहीं, कौन नहीं दे रहा? प्रॉपर्टी में हक नहीं देंगे, बराबरी का सम्मान नहीं देंगे, बराबरी का सम्मान नहीं देंगे। यही आपका दोहरा रवैया, यही आपका दोहरा रवैया मैं दिखाना चाहता था। रुक जाइए शबनम बोलिए, अरे रुक जाइए आदित्य, रुक जाइए। शबनम खान दे दे, सब कुछ सरकार दे दे। अहमद प्लीज, ये शबनम का समय है, बाहर की आवाज डाउन करिए। शबनम खान क्या बात? राकेश भाई, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप लड़ने क्यों लग जाते हैं? अब अगर आपने एक सवाल किया कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दीजिए, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबरी का दर्जा दीजिए, तो हमारे तो है जी, हमारे तो ये हो गया जी, हमारे तो ये हो गया, कुरान में तो ये। एक मिनट, आपका नाम शबनम खान नहीं है, एक मिनट, आपका नाम शबनम खान, लेकिन हम लड़ने वाले तो हैं, आपने कहा। इधर सुनिए, आप अभी जंतर मंतर की बात कर रहे थे ना, ऐसा है कि हर एक लड़की के साथ नाजिया शबनम खान हर लड़की के साथ खड़ी है, लेकिन आप आधी लड़कियों के साथ खड़े हो, आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्त इतना ही है, लेकिन मुमताज आलम रिजवी, हाजी खान, आप लोग सोचिएगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। नहीं कुछ ठीक है, चलिए शबनम चलिए अपनी जगह पर, शबनम चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, रुकेंगे ब्रेक के लिए।